नमस्कार साथियों, सरोकार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका सभी का स्वागत। ठीक है, आज हम बात कर रहे थे जो राजस्थान इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। और कौन सा टॉपिक? राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास को हम कितने अध्यायों में बांटते? 3 अध्यायों में। प्राचीन काल, मध्यकाल, और आधुनिक काल। ठीक है, राजस्थान के इतिहास को हम कितने भागों में बांटते? कितने अध्यायों में बांटते? 3 अध्याय। और जिसमें से हम जो बात करेंगे वह है मध्यकाल। कौन सा पोर्शन? मध्यकाल का पोर्शन। और मध्यकाल को पढ़ने के लिए हम अलग अलग स्रोतों के आधार पर पढ़ेंगे। वो स्रोत उन स्रोतों को वापस तीन तीन भागों में बांटते। एक नंबर पे पुरातात्विक स्रोत, दो नंबर पे साहित्यिक स्रोत, और 3 नंबर पर हम देखेंगे विदेशी यात्रा वृत्तांत। हम मध्यकाल पूरा इन्हीं 3 स्रोतों के आधार पर पढ़ेंगे, जिसमें पुरातात्विक स्रोत होंगे, साहित्यिक स्रोत होंगे, विदेशी यात्रा वृत्तांत के स्रोत होंगे। जिसमें से पुरातात्विक स्रोतों में हम देखते हैं जैसे ए नंबर पे अभिलेख, और बी नंबर पे मृद भांड, और 3 नंबर पे मुद्राएं, और साहित्यिक स्रोतों को वापस 2 भागों में बांटते हैं। एक धार्मिक साहित्य, एक धर्मोत्तर साहित्य। धार्मिक साहित्य वो है जो राजा के किसी भी दरबार में रहकर और राजा की राजनीति प्रशासनिक की जानकारी मिलती, वो धार्मिक साहित्य, जिसमें राजा के विश्वास पात्र लेखक हो सकते। और धर्मोत्तर साहित्य वो है जो लौकिक जीवन जन जागृति के लिए लिखे जाने वाले काव्य। ठीक है, तो धार्मिक साहित्य को हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। कौन कौन से? एक धार्मिक साहित्य, और एक धर्मोत्तर साहित्य। ठीक है, अब यात्रा वृत्तांत, विदेशी यात्रा वृत्तांत में देखते हैं
जो भी बाहर से आकर, कोई विदेश से आकर हमारे राजस्थान के बारे में लिखते हैं, वो विदेशी यात्रा वृत्तांत में शामिल होंगे। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं तो आपको, कर्नल जेम्स टोड, टोड आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आगे बात करूं तो मध्यकाल में हम देखेंगे क्या, तो मध्यकाल में हम देखेंगे और रियासतें। ठीक है, और रियासत में उस समय सबसे बड़ी रियासत थी, वो थी मेवाड़। तो इसी कारण हम, जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा मेवाड़ का इतिहास। तो सर आपने पहले क्या बताया, पहले मैंने इसी मेवाड़ के इतिहास तक पहुंचने के लिए जो हमने माध्यम देखा वो ही जानकारी थी हमारी। अब हमारा टॉपिक शुरुआत यहाँ से होगा, मेवाड़ का इतिहास। किसका इतिहास? मेवाड़ का इतिहास। और अब बात आई कि आज तो हम मेवाड़ कहते, क्या प्राचीन काल में मेवाड़ को मेवाड़ी कहते थे? नहीं। तो आज हम मेवाड़ कहते, उस समय उनका भौगोलिक विस्तार क्या था वो देखेंगे। तो उस समय का क्षेत्र था वो, मेवाड़ में मुख्य रूप से 5 जिले आते थे आज के वर्तमान के दृष्टिकोण। तो मेवाड़ का भौगोलिक विस्तार, मेवाड़ के भौगोलिक विस्तार में कौन कौन से जिले आते थे? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का कुछ भूभाग और उदयपुर का कुछ भूभाग, और राजसमंद का कुछ भूभाग, और भीलवाड़ा का कुछ भूभाग, और प्रतापगढ़ का कुछ भूभाग। प्रतापगढ़ का कुछ भूभाग। अब हम क्या करते, इससे भी आगे चले जाते। कौन कौन? जैसे हम डूंगरपुर और बांसवाड़ा को शामिल कर देते, वो मेवाड़ के भौगोलिक विस्तार में शामिल नहीं होते। उनके लिए एक टर्म्स यूज लिए जाते हैं, उसको कहा जाता है वागड़। ठीक है, अब मेवाड़ की प्राचीन नाम, मेवाड़ के हमें प्राचीन नाम में मुख्य रूप से हमें 3 नाम मिलते हैं। कौन कौन से? मेदपाट, प्रागवाट, और शिवी जनपद। कौन कौन से? मेवाड़ के प्राचीन नाम में हमें मेदपाट मिलता है, प्रागवाट मिलता है, और शिवी जनपद। मेदपाट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर मेर जाति का निवास के कारण मेदपाट कर। प्रागवाट तो पर्वतीय इलाके का कारण इनको प्रागवाट कहा गया। और शिवी जनपद, मालव, योधे, ये हरियाणा और पंजाब की कुछ कबीलाई समाज थी, वहाँ पर सिकंदर के आक्रमण के कारण वहाँ से तितर बितर हो गई, और कालांतर में मेवाड़ में आकर बसे, वो शिवी जनपद था।
ठीक है, इसी कारण इसको सीवी जनपद कहला है। अब आगे मैं बात करूं तो यहां पर कौन सा राजवंश था? अब बात आई यहाँ पर कौन सा राजवंश था, तो यहाँ पर जो राजवंश था वो था गुहिल। अब ये कौन थे गुहिल? तो जेम्स टोड कहता है, जेम्स टोड क्या कहता है कि गुजरात के अंदर इलाका था वल्लभी, और वल्लभी के राजा थे शिलादित्य, और शिलादित्य की पत्नी थी पुष्पावती। वो माँ अम्बा भवानी की यात्रा पर आई हुई थी, और पीछे आक्रमण होता है जिसमें शिलादित्य जी वीर गति को प्राप्त होते हैं, और पुष्पावती उस समय गर्भवती थी। वह एक अम्बा भवानी के मंदिर में एक बच्चे को जन्म देती थी, वो ही कालांतर में गुहिल कहलाया। ये हमें जो थ्योरी देता है वो कौन देता है? जेम्स टोड। जेम्स टोड किसके बारे में बताता है? जो गुजरात से जोड़ने का प्रयास करता है। किसको? गुहिलों को गुजरात से जोड़ने का जो प्रयास करता है वो कौन करता है? जेम्स टोड। गुजरात के राजा कौन? शिलादित्य। और शिलादित्य की पत्नी कौन? पुष्पावती। और इनकी संतान क्या कहलाई? गुहिल। ये कौन कहता है? जेम्स टोड। अब आगे मैं बात करूं, अबुल फजल क्या कहता है? अबुल फजल कहता है कि ये और कोई नहीं है। ये कौन है? ये ईरान के राजा नौशेरवा आदिल की संतान है, वो है गुहिल। जो बाहर से जोड़ता है वो कौन है? कहता अबुल फजल कहता है। अबुल फजल कहते हैं यहाँ के नहीं है। कहाँ के थे? ईरान के राजा नौशेरवा आदिल की संतान है। ईरान के राजा कौन? नौशेरवा। आदिल की संतान। ये किसने कहा? अबुल फजल ने। तो हमें दो थ्योरी पता चल गई। जेम्स टोड क्या कहता है? गुजरात के शिलादित्य और पुष्पावती का संतान ही गुहिल कहलाई। और अबुल फजल क्या कहता है? ईरान के राजा नौशेरवा आदिल की संतान ही गुहिल कहलाई। अब आगे मैं बात करूं तो गुहिलों के बारे में, हम अभी भी गुहिल वंशी देख रहे हैं। अब आगे मैं बात करूं तो हमें हमारे इतिहासकार क्या कहते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। D.R. भंडारकर। प्लस में गोपीनाथ शर्मा।
शर्मा। शर्मा हमेशा शर्मा की बात करेगा। इसने क्या कहा कि ब्राह्मण थे। ये कौन थे? गुहिल कौन थे? ब्राह्मण थे। तो गुहिलों को ब्राह्मण किसने कहा? डी.आर. भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा ने। ब्राह्मण क्यों कहा? बप्पा रावल के लिए ये शब्द मिलता है जो विप्र शब्द मिलता है। क्या मिलता है? विप्र शब्द। ठीक है, ये याद रखना। डी.आर. भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा गुहिलों को क्या बताते हैं? ब्राह्मण बताते हैं। क्यों बताते हैं? बप्पा रावल के लिए विप्र शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी क्या कहते हैं? ओझा जी कहते हैं कि गुहिल सूर्यवंशी थे। कौन से वंश के थे? सूर्यवंशी। तो गुहिलों को सूर्यवंशी किसने बताया? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये दो हमारे इतिहासकार है, इसलिए याद रखना। ठीक है, अब आगे बात करें तो गुहिलों की 24 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 24 शाखाएं। कहाँ का? कल्याणपुर, साकसू की, और महाराष्ट्र की, एवं नेपाल। इन्होंने बाहर भी राज किया, भारत में ही नहीं, बाहर भी राज किया। कहाँ पर? नेपाल में। ठीक है, ये किसने कहा कि गुहिलों की 24 शाखाएं हैं? ये हमें जो कहता है वो है मुणो नैणसी। किसने कहा? मुणो नैणसी और टोड। अब गुहिलों की हमें जानकारी मिल गई। गुहिलों की 24 शाखाएं थी, कल्याणपुर में, साकसू में, महाराष्ट्र में, इवन नेपाल तक में। ठीक, ऐसी 24 शाखाएं थी, जिसमें से ये किसने कहा? नैन्सी और टोड ने। अब हमें एक अभिलेख मिलता है। हमें क्या मिलता है? एक अभिलेख मिलता है। किसका? गुहिलों के बारे में, जिसका नाम है सामोली अभिलेख। ये कब का है? 746 एडी का अभिलेख। कहाँ पर है लगा हुआ? ये उदयपुर में लगा हुआ है। उदयपुर में कहाँ पर? वराह मंदिर में। कौन सा स्थान? वराह मंदिर, जो भगवान विष्णु जी का मंदिर है, वहां पर। किसका मंदिर है? विष्णु जी का। ठीक है, अब खोजा किसने? ओझा जी ने। किसने खोजा? खोज किसने की? ओझा जी ने। ओझा जी ने कहा कि ये सामोली अभिलेख है, वो शिलादित्य नाम के राजा का अभिलेख है। जेम्स टोड ने कहा मैंने कहा, वही थ्योरी है जो मैंने कहा वही। ओझा जी कहते हैं इसमें एक और लाइन लिखी हुई। कौन सी? कि जो शिलादित्य नाम का राजा है वो गुहिलों का 5वां वंशज है। कौन सा वंशज है? गुहिलों को 5वां वंशज है। ये किसने कहा? ओझा जी ने। ये किसका किसका अभिलेख है? शिलादित्य नाम के राजा का।
जो गुहिलों का कौन सा है वंशज है? पांचवा। पांचवा वंशज। अब बात आई कि पांचवा वंशज तो शिलादित्य, तो इससे पहले भी राजा रहे होंगे तब पांचवा वंशज रहा, तो इससे पहले कौन थे? अब इससे पहले कौन कौन से राजा हुए जिसमें मैं बात करूं तो एक नंबर पे गुहिल खुद, दो नंबर पे राजा बनता है भोज, भोज परमार नहीं और है ये भोज। तीन नंबर पे राजा बनता है महेंद्र, और चार नंबर पे राजा बनता है नाग। नाग डसने वाला नहीं, ये नाम है नाग। और पांच नंबर पे राजा मिलता है वो कौन? शिलादित्य। अब सामूली अभिलेख कहता है कि शिलादित्य का टाइम पीरियड है 746 एडी, क्योंकि सामूली आप अभिलेख आप खुद 746 एडी का है, तो हम 746 एडी का ये अभिलेख के अनुसार कहा जाता है कि शिलादित्य का टाइम पीरियड है 746। तो ओझा जी कहते हैं कि कोई भी राजा 20 वर्ष शासन किया होगा तब, ओझा जी के अनुसार देखते हैं तो 20 वर्ष हम माइनस करते हैं तब इनका टाइम पीरियड नाव का आएगा 726 एडी, और 20 वर्ष इसमें माइनस करें तो महेंद्र का टाइम पीरियड आएगा 706 एडी, और इसमें 20 और माइनस करें तब 586 एडी यही आएगा, और इसमें 20 और माइनस करें तब 565 556 756 यही आएगा एडी, ठीक है। तब नहीं 767, सॉरी 767, ठीक है। तब हम कहते हैं कि गुहिलों का टाइम पीरियड हमें मिलता है 746 एडी। 746 किसके अनुसार? ओझा जी के अनुसार। क्यों? ओझा जी ने क्यों बताया शिलादित्य का टाइम पीरियड 746 एडी मिलता है, और जिसमें से हम माइनस करते हैं तब 566 एडी हमें टाइम पीरियड मिलता है। किसका? गुहिलों का। तो हम लिख सकते हैं गुहिलों का टाइम पीरियड क्या है? 746, अरे सॉरी 500 67 एडी। ये किसका टाइम पीरियड है? गुहिलों का। किसका टाइम पीरियड है? गुहिलों का। अब बात करते हैं गुहिलों में सबसे बड़ा राजा कौन हुआ, सॉरी सबसे प्रथम राजा कौन हुआ? तो प्रथम राजा हुआ है उसका नाम है बप्पा रावल। अब ये कौन?
जेम्स टॉड कहता है। कौन कहता है? जेम्स टॉड। टॉड कहता है कि मैंने शिलादित्य की बात की है, वो शिलादित्य की ही उपाधि है वो बप्पा रावल है। किसकी उपाधि? शिलादित्य की ही उपाधि बप्पा रावल। तो शिलादित्य की उपाधि बप्पा रावल किसने कहा? जेम्स टॉड। शिलादित्य की उपाधि ये किसने कही? जेम्स टॉड। और हमारे इतिहासकार श्यामल दास जी जी कहते हैं कि ये जो गोहिल का पुत्र हुआ महेंद्र, मैंने ये बात की आपको, ये देखो गोहिल का पुत्र महेंद्र, और महेंद्र की उपाधि वो है बप्पा रावल। किसने कहा? ये श्यामल दास जी ने। तो गोहिल का पुत्र कौन? महेंद्र। महेंद्र की उपाधि है वो है बप्पा रावल। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो बप्पा रावल के बारे में जेम्स टॉड कहता है कि ये शिलादित्य की उपाधि है वो है बप्पा रावल, और श्यामल दास जी के अनुसार गोहिल का पुत्र हुआ महेंद्र की उपाधि है वो बप्पा रावल। अब ओझा जी कहते हैं कि ये और कोई नहीं है। कौन है? तो एक काल भोज करके नाम हुआ था राजा का। कौन? काल भोज। एक और काल भोज की उपाधि है वो है बप्पा रावल। सुनना मेरी बात। देखो बप्पा रावल के बारे में जेम्स टॉड कहता है कि शिलादित्य की उपाधि है वो है बप्पा रावल। श्यामल दास जी कहते हैं कि गोहिलों का पुत्र हुआ महेंद्र की उपाधि है बप्पा रावल। और ओझा जी कहते हैं कि काल भोज की उपाधि है वो है बप्पा रावल। अब हमें बप्पा रावल के बारे में पता, एक नई बात पता चलती है, तो इसका नाम क्या मिलता है? कालभोज। कौन सा नाम मिलता है? कालभोज। किसने कहा? ओझा जी ने। किसके अनुसार है? ओझा जी के अनुसार। तो हमारी परीक्षा में ये सवाल आता है कि बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या है, तब कालभोज करना। ठीक है। अब मैं आगे बात करूं तो बप्पा रावल कौन था भाई? इतिहासकारों ने कहा ये हो सकता है, ठीक है, परंतु एग्जैक्ट में था कौन? ठीक है, तो बप्पा रावल हारित ऋषि का शिष्य था। कौन था? ये कौन? ये ऋषि थे, और बप्पा रावल इनकी गाही सराहत थी। कालांतर में कहा जाता है कि बप्पा रावल को पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो? कि मैं तो आपकी सेवा करना, नहीं इससे भी आगे क्या करना चाहते हो? तो मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो हारित ऋषि ने कहा तथास्तु, तुम जाओ, तुम इसीलिए बने हो। तब वहाँ से निकलता है बप्पा रावल। हारित ऋषि के आशीर्वाद से वो चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। तो हम देखते हैं बप्पा रावल की विक्ट्री कैंपेन, विजय अभियान। विजय अभियान। अब
बप्पा रावल के आशीर्वाद से वो चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और चित्तौड़ के उस समय राजा थे महान मौर्य, जो मौर्य वंश का कोई राजा रहा होगा, वह उसको पराजित करता है और चित्तौड़ पर अधिकार करता है। तो पहले तो चित्तौड़ पर अधिकार करता है, किस पर? चित्तौड़ पर। और चित्तौड़ का राजा कौन? महान मौर्य, मौर्य वंश का राजा महान मौर्य। ठीक है, और महान मौर्य को हरा देता है। ठीक है, उसके बाद में इसने, बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बनाई। किसको? नागदा। नागदा को राजधानी बनाते और नागदा में ही एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण कराता है। किसका? एकलिंग जी के मंदिर। मंदिर निर्माण नागदा में ही। स्थान पूछे तो कैलाशपुरी। ठीक है, नागदा स्थान पूछे तो कैलाशपुरी, वहां पर एकलिंग जी का मंदिर बनाते हैं। बप्पा रावल कहता है राजा मैं नहीं हूं तो कौन है? के एकलिंग जी। तो आप कौन है? के मैं तो उसका पीएम हूँ। पीएम मतलब कि मैं उनका प्रधानमंत्री हूँ। इसको हम कहते हैं राजत्व का देवीय सिद्धांत। क्या कहते हैं? राजत्व का देवीय सिद्धांत। किसको? जो सिद्धांत। आप जब नीति शास्त्र पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे राजस्व का देवीय सिद्धांत क्या है। राजा खुद भगवान का पीएम मानकर, कहा जाता कि मैं राजा नहीं, राजा कौन है? राजा देव हैं, जो जिनकी बदौलत मैं यहाँ पर उसका देख रेख कर रहा हूँ। ठीक है, इसको कहा जाता है राजस्व का देवीय सिद्धांत। अब इन्हीं के समय किसका आक्रमण हो जाता है? इन्हीं के समय समकालीन है, इसलिए इधर लिख रहा हूं मैं, सॉरी। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हो जाता है। किसका? मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण कर दिया। कहाँ पर? भारत पर। भारत के कौन से इलाके पर? सिंध पर आक्रमण किया। और सिंध का राजा उस समय कौन था? दाहिर सेन। कहा जाता है कि दाहिर सेन को पराजित कर दिया। इसलिए कहा जाता है अरबों का सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने कब किया? तो 712 ईस्वी में। कब किया? 712 ईस्वी में। कहां पर किया? सिंध पर। उस समय सिंध का राजा कौन? दाहिर सेन। दाहिर सेन हार जाता है और मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है। हमसे ये पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, परंतु ये पूछा जरूर जाएगा कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर अटैक किया उस समय मेवाड़ का राजा कौन था? तो बप्पा रावल था। ठीक है, अब आगे बात आई कि
बप्पा रावल ने कहीं और अटैक किया? हाँ, तो कहां पर किया? मैं ये लिख देता हूं, गजनी पर। कहां पर? गजनी पर। गजनी कहां पर पड़ता है? अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। गजनी पाक अटैक करते, और गजनी के राजा थे सलीम। उस समय राजा कौन थे? सलीम। सलीम को हराते हैं, और सलीम को हराकर अपने भांजे को वहां पर राजा बनाते हैं, ठीक है। कब हराया था? 700 ईस्वी में। कब? 700 ईस्वी एडी में। और सलीम पराजित। कालांतर में कहा जाता है कि बप्पा रावल कुछ समय के लिए ठहरे थे, और जिस गांव में ठहरे थे, पंजाबी में गांव को कहा जाता है पिंड। गांव को क्या कहते? पिंड। पिंड, ठीक है। और स्थानीय लोगों के द्वारा राजा को कहा करते थे वो रावल, ठीक है। इसीलिए कालांतर में उनका नाम पड़ गया, जो उस गांव का, रावल रावलपिंड। इसका ही अब अपभ्रंश होते होते रावलपिंडी हो गया। किसका? रावलपिंड। पिंड गांव, पंजाबी में गांव को पिंड कहते हैं। और स्थानीय लोगों के द्वारा कहा गया ये कौन सा इलाका है, कि वो बप्पा रह के आया था। कौन सा? बप्पा रावल, ठीक है। इसलिए कहा जाता है बप्पा रावल को, सॉरी, बप्पा रावल ने कौन सा गांव बसाया? तो रावलपिंडी, ठीक है। अब मैं आगे बात करूं तो बप्पा रावल ने बप्पा रावल ने सोने का सिक्का चलाया। कितने ग्रेन का? ग्रेन एक सोने के नापने की इकाई, जो 115 ग्रेन का सिक्का था, ठीक है। और सोने के सिक्के का उस समय कहा जाता था दिनार, ठीक है। अब राजा की उपलब्धि है, राजा बड़ा होगा तभी तो उसने सोने का सिक्का चलाया। अब इनकी कुछ उपाधियां मिलती है। किसकी? बप्पा रावल की। किसकी? बप्पा रावल की। कौन कौन सी मिलती है देखते हैं। हिंदू सूर्य। हिंदू सूर्य। बप्पा रावल कहता है कि मैं हिंदुओं का सूरज हूं। किसका? हिंदुओं का सूरज। राजगुरु। मैं सभी राजाओं का गुरु हूं। किसने कहा? बप्पा रावल ने। और तीसरी उपाधि ग्रहण की थी वो सकवे। सकवे। सकवे का अर्थ होता है बेसिकली चक्रवर्ती। चक्रवर्ती का मतलब होता है चारों दिशाओं को जीतने वाला। अर्थात मैं कहूं, ये कह दूं आपको, ये नक्शा है, ये उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, चारों दिशाओं को जीतने वाला चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। इसी को ही सकवे कहा गया, ठीक है। तो चारों दिशाओं को जीतने वाला कौन है?
बप्पा रावल। अब अगला राजा देखते बप्पा रावल के बाद में। बप्पा रावल को, हाँ, अब एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखो, बप्पा रावल क्या, जब टॉड कहता है शिलादित्य की उपाधि है बप्पा रावल। श्यामल दास जी के अनुसार गुहिल का पुत्र हुआ महेंद्र की उपाधि बप्पा रावल। ओझा जी कहते हैं कालभोज की उपाधि बप्पा रावल। तो वास्तव में हमें अलग से नाम मिलता है, वो है कालभोज। तो इसलिए हमें परीक्षा में ये पूछा जाता है वास्तविक नाम क्या था बप्पा रावल, तो कालभोज था। अब मैं आगे बात करूं तो बप्पा रावल कौन था? हरित ऋषि का शिष्य था। इसने कहाँ पर अटैक किया? चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ का उस समय राजा कौन था? मान मौर्य था। मान मौर्य को हरा देता है और नागदा को राजधानी बनाते और नागदा में ही एकलिंग जी का मंदिर बनवाता है। इसी को ही राजत्व का देवीय सिद्धांत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कहता था कि मैं राजा नहीं, राजा कौन है? देवता है, मैं तो उनका प्रतिद्वंदी हूँ, अरे सॉरी प्रतिनिधि हूँ। ठीक है। अब इन्हीं के समय मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ। कहाँ पर हुआ? 712 ईस्वी में दाहिर पर, सॉरी सिंध पर। सिंध के राजा थे दाहिर से। ठीक है। अब बप्पा रावल ने कहाँ पर अटैक किया? गजनी पर। गजनी के उस समय राजा कौन थे? सलीम। सलीम को हराते हैं और अपने भांजे को राजा बनाते। ठीक है। अब आगे बात करूं मैं, बप्पा रावल ने 115 ग्रैन का सिक्का चलाया, जिसको आप दिनार भी कहते हैं। सोने का सिक्का था इसलिए दिनार कहा जाता है। और बप्पा रावल की 3 उपाधियां मिलती, कौन कौन सी? हिंदू सूर्य। हिंदू सूर्य क्यों कहा जाता है? बप्पा रावल कहता है कि मैं सभी हिंदुओं के लिए सूरज बन के आया हूँ। और राजगुरु, मैं सभी राजाओं का गुरु हूँ। और सक्वे, मैंने सभी दिशाओं को जीत लिया। चारों दिशाओं को जीतने के कारण चक्रवर्ती सम्राट या सक्वे कहा गया। अब अगला राजा पढ़ेंगे हम अल्लट। कौन सा राजा? अल्लट के बारे में। अल्लट। अल्लट के बारे में हमें 2 ही चीजें पढ़नी। कौन सी? एक उसकी प्रशस्ति, जो सारनेश्वर प्रशस्ति थी। एक हमें पढ़ना है उसका आठपुर अभिलेख। आठपुर वैसे हालांकि बालांग इनका नहीं है, परंतु हमें पढ़ना इन्हीं के काल में पड़ेगा। तो कौन कौन से 2 अभिलेख पढ़ने हमें? एक सारनेश्वर प्रशस्ति पढ़नी, कौन सी प्रशस्ति? सारनेश्वर। और एक हमें पढ़ना है आहटपुर अभिलेख। कौन सा अभिलेख? आहटपुर अभिलेख। अब पहले मैं सारनेश्वर प्रशस्ति के बारे में बात करता हूँ, जो 953 एडी की ये प्रशस्ति है। कब की है? 953 एडी की प्रशस्ति। कहाँ पर मिलती है? अहाड़ उदयपुर में। कौन सा इला? उदयपुर में। इसमें क्या मिलता है? इसमें अल्लट लिखवाता है कि मेरी माता का नाम महालक्ष्मी मिलता है, मेरे पुत्र नरवाहन है। इसमें अल्लट की प्रशासनिक जानकारी मिलती है, जिसमें अल्लट लिखवाता है मेरे पीएम माते, मेरे वेदे वादिपति जो भीष्माधिराज थे, और संधि विग्रह संधियाँ करने वाले थे, अक्षपटलिकम जो अर्थशास्त्र का ज्ञाता थे। ऐसे अनेक प्रशासनिक जानकारी। तो हम कहते हैं कि राजस्थान मध्यकाल में हमें प्रशासनिक की जानकारी देने वाला राजा कौन है? प्रशासनिक जानकारी मिलने वाला राजा कौन है? अल्लट। किस में मिलती है? तो सारनेश्वर प्रशस्ति। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हमें प्रशासन की जानकारी मिलती है, किसकी? अल्लट की। तो अल्लट की प्रशासन की जानकारी देने वाली प्रशस्ति कौन सी है? सारनेश्वर प्रशस्ति, जो अल्लट के द्वारा ही लिखवाई गई, ठीक है।
इसमें अल्लट के माता का नाम मिलता है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी माता और पुत्र नरवाहन। और इसमें प्रशासनिक जानकारी मिलती है अल्लट की। क्या मिलता है इसमें? अल्लट लिखवाता है, मेरे दरबार में अमात्य रहते थे, मेरे दरबार में संधि विग्रह रहते थे, मेरे दरबार में अक्ष पटली कम रहते थे, और मेरे दरबार में भीष्मादिराज रहते थे। ये रहते थे, अल्लट लिखवाता है। तो हमें प्रशासन की जानकारी मिलती। अमात्य का मतलब पीएम कह दो, संधि विग्रह संध्या करने वाला। अक्ष पटली का मतलब अर्थशास्त्र ज्ञाता। और भीष्मादिराज का अर्थ होता है वेद्य। ठीक है, ये हमें सारनेश्वर प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। क्या क्या मिलती है? कब की? 953 एडी की प्रशस्ति। कहाँ से मिलती है? उदयपुर में। ठीक है, इसमें अल्लट की माता का नाम महालक्ष्मी मिलता है, अल्लट के पुत्र का नाम नरवाहन मिलता है, इसमें अल्लट के प्रशासनिक की जानकारी मिलती है, जिसमें अमात्य, अमात्य का मतलब पीएम, संधि विग्रह संध्या करने वाला। ठीक है, अक्ष पटलिकम अर्थशास्त्र का ज्ञाता, और भीष्मादिराज मतलब वेद्य, इवन वेद्य तक का भी जिक्र किया है। अब आठपुर अभिलेख बारे में देखते हैं। आठपुर अभिलेख है वो 977 एडी का अभिलेख है। कब का है? कहां पर लगा हुआ है? ये भी आहड़ उदयपुर में। उदयपुर किस? आहड़ उदयपुर में। किसका है? ये अल्लट का नहीं है। आठपुर अभिलेख अल्लट का नहीं है, याद रखे। ये कोई मैं अलग ना। ये किसका है? कोई शक्ति कुमार नाम का राजा है, उसका है। अब शक्ति कुमार लिखवाता है। शक्ति कुमार क्या लिखवाता है कि मेरे पूर्वज जो अल्लट थे, अल्लट की माता का नाम महालक्ष्मी मिलता है, पर उसका वंश मिलता है, वो मिलता है राष्ट्रवंश। कौन सा वंश? राष्ट्रवंश। ये शक्ति कुमार लिखवाता है। इसमें लिखा हुआ है कि अल्लट की माता महालक्ष्मी का वंश है, वो है राष्ट्रवंश। वंश है वो कौन सा है? राष्ट्रकूट। मैं अलग पेन से लिख रहा हूं, ध्यान रखे। राष्ट्रवंश। ठीक है, अब इसमें हमें अल्लट की पत्नी की जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? कि अल्लट की पत्नी का नाम हरिया देवी था। क्या नाम मिलता है? हरिया देवी, जो एक हूण राजकुमारी थी, जिसने हर्षपुर नाम का एक शहर बसाया। कौन थी? हरिया देवी के बारे में मैं लिख देता हूँ। जो एक, इसमें अल्लट की पत्नी का नाम मिलता है, जिसका नाम है हरिया देवी। ये कौन थी? ये हूण राजकुमारी थी।
ये हूण राजकुमारी थी। हूण एक बेसिकली मध्य एशिया की जनजाति है, ठीक है। और हरिया देवी ने एक शहर बसाया जिसका नाम था हर्षपुर। कौन सा पुर? हर्षपुर। ठीक है, ये शहर बसाया। अब हूण एक मध्य एशिया की जनजाति थी, तो मध्यकाल में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने वाला कौन है? अल्लट। अल्लट ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था। तो हम कह सकते हैं जो अल्लट से पहले हमें ऐसा कोई राजा नहीं मिलता है जिसने बाहर से कोई कन्या से शादी की हो। तो अल्लट के बारे में कहा जाता है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह में छोटा। कोशिश करना आप भी अल्लट का ही प्रतिनिधित्व निभाएं। जैसे अल्लट ने शादी की वैसे ही आप करें, हो सके तो, ठीक है। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह, मध्यकाल का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह। किसने किया? अल्लट ने। अल्लट ने क्या किया? मध्यकाल का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह, जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था उसी प्रकार, ठीक है। अब हम आगे बात करें, अल्लट के बाद में राजा बनता है, वो बनता है जैत्र सिंह। कौन राजा बनता है? जैत्र सिंह। जैत्र सिंह। अब जैत्र सिंह के बारे में पढ़ते। एक तो इनका बेसिकली कार्यकाल हमें पता चलता है। कार्यकाल क्या है? जैत्र सिंह राजा बनता है 1213 में। कब बनता है? 1213 से लगाकर 1253 तक राजा बनता है, एडी, ठीक है। अब जैत्र सिंह के कार्यकाल में इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण? बैटल ऑफ भूतला। कौन सा युद्ध? भूतला का युद्ध। अब बात है कब हुआ? बारह सौ 27 ईस्वी। किसके मध्य हुआ? एक तरफ था जैत्र सिंह और दूसरी तरफ था इल्तुतमिश। और इसमें जैत्र सिंह विजय हो जाता है। कौन विजय होता है? जैत्र सिंह। और इल्तुतमिश हार जाता है। फिर कहते हैं सल्तनत के राजा कौन थे? ये आप देख लो। जैत्र सिंह 1213 से लगाकर 1253 तक राजा बनता है। इसके काल में बैटल ऑफ भूतला का युद्ध होता है जो 1227 में होता है। किसके मध्य होता है? जैत्र सिंह वर्सेज इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन? दिल्ली सल्तनत का राजा है, ठीक है। और इसमें विजय कौन होता है? जैत्र सिंह। और हार कौन जाता है? इल्तुतमिश, ठीक है। अब
बात आई कि ये हमें जानकारी कहां से मिलती है, तो हमें जानकारी देने वाला ये ग्रंथ है जिसका नाम है हमीर मद मर्दंक। कौन सा ग्रंथ? हमीर मद मर्दंक। मर्दंक, हमीर मद मर्दंक। अब बेसिकली ये हमीर मद मर्दंक नहीं, यहां पर लिखा हुआ अमीर मद मर्दंक। अमीर का अर्थ होता है सल्तनत, सल्तनत काल के राजा मद मर्दंक। सल्तनत काल के राजा को मद यानी घमंड, मर्दंक यानी सूरसूर, उस राजा का घमंड का सूरसूर कर दिया। किसने किया? जयद्रथ सिंह ने। तो अमीर किसको कहा है यहां पर? इल्तुतमिश को। मद का अर्थ होता है घमंड, और मर्दन का अर्थ होता है सूर सूर करने वाला। तो इल्तुतमिश के घमंड को सूर सूर करने वाला राजा कौन है? जयद्रथ सिंह। ये किताब बेसिकली हमें किसकी मिलती है? इस किताब के लेखक थे जिसका नाम है जय सिंह सूरी। ये किताब किसकी है? जय सिंह सूरी की। अब बात आई जय सिंह सूरी कौन है, बात आई जय सिंह सूरी कौन है। तो गुजरात के अंदर एक इलाका पड़ता है धोलका। धोलका के राजा थे वीर धवल। कौन थे? गुजरात के राजा राजा कौन? वीर धवल। और वीर धवल का दरबारी लेखक था कौन? जय सिंह सूरी। किसका दरबारी लेखक? वीर धवल का। दरबारी कौन था? जय सिंह सूरी। कोर्ट स्कॉलर था। किसका? वीर धवल का, जय सिंह सूरी। अब इसमें वीर धवल की वीरता के बारे में लिखा हुआ है। किसके कहने पर? वीर धवल के दो सेनापति थे वास्तुपाल और रतिपाल। इनके कहने पर वीर धवल की वीरता पर लिखा हुआ एक ग्रंथ है जिसमें हमें जयद्रथ सिंह के भी बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। अब जो जयद्रथ सिंह का कार्यकाल है वो राजस्थान के मिडिवल इतिहास का स्वर्णिम काल था, गोल्डन पीरियड। मध्यकाल का स्वर्णिम काल। गोल्डन एरा ऑफ मिडिवल किसका है? जयद्रथ सिंह का। ठीक है। अब जयद्रथ सिंह के बारे में देखते हैं। जयद्रथ सिंह राजा बनता है 1213 से लगाकर 1253 एडी के बीच में। इसके समय बैटल ऑफ भूतला जो 1227 में हुआ था, किसके मध्य हुआ? जयद्रथ सिंह वर्सेस इल्तुतमिश, जिसमें इल्तुतमिश हार जाता है। और ये हमें जानकारी मिलती है जो जय सिंह सूरी की किताब है हमीर मद मर्दंक, जिसमें हमीर के वहाँ पर बेसिकली नाम मिलता है अमीर। अमीर का अर्थ होता है सल्तनत काल की राजा। ठीक है। जहाँ पर अमीर का अर्थ यहाँ पर माना है इल्तुतमिश, और मर्द यानी घमंड, और मर्दंक यानी सूर। इल्तुतमिश के घमंड को सूर कर दिया। किसने किया? जयद्रथ सिंह ने। ठीक है। अब जय सिंह सूरी वो धोलका के राजा वीर धवल के दरबारी लेखक थे।
ठीक है। अब मध्यकाल काल का स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है? जयद्रथ सिंह के काल को। अब आगे बात करें मैं, आगे राजा बनता है रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह, पहली तो बात इनके बारे में लिखते हैं। रावल रतन सिंह कौन था? रतन सिंह बेसिकली, रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम राजा था। मैंने बात की थी, जो बप्पा रावल के बारे में बात की थी, रावल नाम पड़ा था, उससे ही संबंधित है। वैसे बेसिकली राहप और सैमकरण दो भाई हुए थे। सैमकरण ने रावल की उपाधि की और राहप ने राणा की उपाधि ली। ठीक है, उससे ही संबंधित है। पर हमें याद ये रखना है, यहाँ पर मैं नोट करके लिख रहा हूँ यहाँ पर एक लाइन, रावल शाखा का अंतिम राजा कौन है? रावल रतन सिंह। इसके समय दिल्ली के राजा खिलजी वंश के वास्तविक संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी का अटैक हो गया था। तो एक ने अटैक कर दिया। किसने अटैक किया? अलाउद्दीन खिलजी। आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कब किया? 1303। मैंने कार्यकाल नहीं लिखा, मैं बता दूं। राजा बनते हैं 1302 में, और राजा रहे कितने साल? 1303 तक। आप कहोगे 20 में नहीं पढ़ाया सर आपने, आपने सीधे देखो 1253 से लगाकर, वो हम राणा शाखा पढ़ेंगे उस समय इसके पिताजी भी आ जाएंगे, इनके रावल रतन सिंह है रावल शाखा के। पर उसको समझाऊंगा मैं, अमीर के बारे में समझाऊंगा, उस समय वो आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करूं, अब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक क्यों किया? इसके अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण कारण क्या था? कारण और परिणाम, हम दो ही चीज देखेंगे। परिणाम। अब ये तो हमारे दोनों ही प्रश्न बनते हैं मेंस में। ठीक है, ये आपके दोनों ही सवाल बनेंगे आरएस मेंस में। किसमें? मेंस में। ठीक है, अब कारण क्या थे? हर कोई राजा चाहता है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करे। कोई भी राजा, चाहे कोई भी हो, वो हर कोई चाहेगा कि अपने साम्राज्य का विस्तार करे। जैसे अलाउद्दीन भी चाहता था कि हम अपना साम्राज्य और बढ़े। तो इसका प्रथम कारण था साम्राज्यवादी नीति। कौन सी नीति? साम्राज्यवादी।
नीति के तहत। साम्राज्यवादी नीति के तहत आक्रमण किया था। दूसरा कारण मिलता है चित्तौड़ के सामरिक महत्व और व्यापारिक महत्व। अब चित्तौड़ में सामरिक महत्व क्या थे, व्यापारिक महत्व क्या? देखना, मैं आपको बताऊं, चित्तौड़ के अंदर आप परकोटा देखोगे, चित्तौड़ के अंदर उसमें आप खेती भी कर सकते हो, अपने जल संसाधन के स्रोत भी बना सकते हो, ठीक। उसमें कई अनेकों दिन आप ठहर सकते हो, ठीक। इसलिए चित्तौड़ का सामरिक महत्व था। और व्यापारिक महत्व क्या था? व्यापारिक महत्व ये था कि जब भी आप दिल्ली से मालवा जाओगे, जब भी आप दिल्ली से गुजरात की तरफ आओगे, तब आप चित्तौड़ से होकर ही गुजरना पड़ेगा। इसका व्यापारिक महत्व था, ठीक है। अब तीसरा कारण क्या था? प्रतिष्ठा का सवाल। प्रतिष्ठा का सवाल मतलब जब अलाउद्दीन खिलजी कभी नहीं चाहेगा कि अपने नाक के ठीक नीचे कोई दूसरा राज कर रहा हो। जैसे दिल्ली से जस्ट नीचे जो कोई सामरिक महत्व और व्यापारिक महत्व के दृष्टिकोण से मजबूत इलाका है, उस वहाँ पर कोई और राजा राज कर रहा है, ये नहीं चाहेगा अलाउद्दीन खिलजी। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया, ठीक है। प्रतिष्ठा, सॉरी। का सवाल, ठीक है। अब और मैं और कारण देखे, एक कारण हमारे इतिहासकार मानते हैं, ठीक है। मैं अपने इतिहासकारों के बारे में बात करूं, पद्मनी, ये कोई कारण हो सकता है? ये वैसे बेसिकली गौण कारण है। ऐसा कारण नहीं भी लिखोगे आप तो भी आपको नंबर कोई काटेगा नहीं, पर हमारे इतिहासकार लिखते हैं। लिखते क्या है, और भी बढ़ा चढ़ा कर लिखते, और भी इनकी बातें खूब हमारे राजस्थानी इतिहास में सुनाई जाती, ठीक है। तो मैं बेसिकली कारण में पूछे, साम्राज्यवादी नीति के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, चित्तौड़ की सामरिक और व्यापारिक महत्व था इसलिए आक्रमण किया, और अलाउद्दीन खिलजी के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल था, जो कि उसके ठीक नीचे, नाक के नीचे एक राजा और कोई शासन कर रहा है, ठीक है। और एक कारण था इसका पद्मनी, ये गौण कारण है, पद्मनी वाला गौण कारण है, ये राजस्थान के इतिहास का बताते हैं। अब पद्मनी कौन थी? सिंहल द्वीप की रहने वाली, कहाँ की? ये कहाँ पर पड़ता है? तो श्रीलंका में। ठीक है। अब बात आई इसके पिता का नाम। पिता का नाम मिलता है हमें गंधर्व सेन। गंधर्व सेन
माता का नाम, संपावती। ये तो इनकी जानकारी होगी। पद्मिनी कहाँ की थी? सिंहल द्वीप की रहने वाली। पिता का नाम गंधर्व सेन, माता का नाम संपावती। अब कहानी यही नहीं है, कहानी और कहानी ये कहती है कि जब रावल रतन सिंह के को पता चला कि ऐसी ये सुदूर देश में रहने वाली महिला जो गुणों में निपुण, सौंदर्य में निपुण, तो हर कोई राजा चाहेगा कि ऐसी रानी पटरानी अपनी हो। ये सभी की भावनाएं आहत हो जाती है ऐसी बातें सुन। अब मैं बात करूं तो रावल रतन सिंह वहां जाते हैं। जाकर कहानी ये कहती है कि 9 से 10 माह वहाँ रुके थे, वहाँ पर रुके थे। कालांतर में वो शादी करके आते हैं और राघव सेतन नाम का व्यक्ति था। मैं यहाँ लिखूँ, राघव सेतन नाम के व्यक्ति तब ने जब पद्मिनी को देखा तो वो मूर्छित हो गया और ये बातें राजा को पता चली, रावल को। तो रावल ने उसे देश निकाला दे दिया। देश निकाला दे दिया तो दुश्मन का दुश्मन अपना भाई। ओके ठीक।